नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। एग्रीकल्चर 4x4 को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम बात करते हैं, हम आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी की है, वो चैप्टर नंबर 1 है, वो अपना चल रहा था। दोस्तों, बात करते हैं हम इस लेसन की, जो हमने कल की क्लास में इस लेसन की शुरुआत की थी। दोस्तों, आगे हम पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य, विधियाँ, ये जो आपकी है वो सेकंड क्लास है। तो दोस्तों, हम थे, कल के टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया था, और जो आज अपना टॉपिक आता है वो है दोस्तों, ये ग्राम्यन आपका हो गया था कंप्लीट। प्राकृतिक वर्ण, कृत्रिम वर्ण भी मैंने करा दिया, जनन द्रव्य भी करवा दिया था आपको, जनन द्रव्य संरक्षण भी आपको करवा दिया था दोस्तों। जीन बैंक वगैरह जो आपको क्लियर करवा दिया था मैंने। नेक्स्ट है दोस्तों अपने जो हम बात करते हैं, उद्गम केंद्र आ गया। उद्गम केंद्र, हाँ दोस्तों, ये यहाँ से हो गया था। उद्गम केंद्र के प्रकार, संकरण, संकरण भी आपका हो गया था दोस्तों। संकरण के प्रकार, संकरण के उद्देश्य, संकरण, ये भी आपका हो गया था। हम बात करते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्परिवर्तन। यहाँ से हमको अपनी क्लास है वो ऑन करनी है। ये है दोस्तों अपना टॉपिक है उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको कल की क्लास में बता दिया होगा मैंने, मेन है वो। म्यूटेशन की परिभाषा है दोस्तों, जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है कि किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन का उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तनों की उत्पत्ति जीन की एवं प्लाज्मा जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर का लगभग एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके आ जाता है। तो ये वैसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपनी बुक में हिसाब लगा लेना, और साथ में यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट्स बना लेना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों जो उत्परिवर्तन का इतिहास है दोस्तों। यहाँ से कुछ नहीं आता है दोस्तों, क्वेश्चन है वो, यहाँ से जो उत्परिवर्तन का इतिहास है यहाँ से क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, तो ये आपको है वो छोड़ देना है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी एग्ज़ाम में 2023 में भी यहाँ से नहीं आया था, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही आपको मैं इस क्लास में जो करवाऊँगा, और फालतू में ऐसे रटने की क्या ज़रूरत है सर दोस्तों। तो यहाँ से हम आगे की हम बात करते हैं, उत्परिवर्तन के प्रकार है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो उत्परिवर्तन के प्रकार है वो आपको याद कर लेने हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार क्या है दोस्तों? स्वतः उत्परिवर्तन, जो उत्परिवर्तन बिना किसी उत्परिवर्तजन के उपचार के उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वतः उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये उत्परिवर्तन बहुत ही कम दर 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 प्रति जीन प्रति पीढ़ी होते हैं पर उत्पन्न होते हैं। विभिन्न जीनों की स्वतः उत्परिवर्तन दर है वो काफ़ी भिन्न होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर है प्रेरित उत्परिवर्तन, जब किसी उत्परिवर्तन किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन से उपचार करने पर उत्पन्न होते हैं तो उन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतः प्रेरित उत्परिवर्तन ठीक उसी तरह के होते हैं जैसे कि स्वतः उत्परिवर्तन
होते हैं। किंतु प्रेरित उत्परिवर्तनों की दर है वो स्वतः उत्परिवर्तनों की दर की कई गुना होती है। दोस्तों ये यहाँ पे कई गुना हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन है वो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट लेसन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्रीकल्चर बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका ये लेसन रहने वाला है। यहाँ से जो एग्ज़ाम में दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, इस ही लेसन से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको लगभग 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों 4 नंबर का यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और 1-1 नंबर 2-2 नंबर के छोटे के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद कर लेना। उत्परिवर्तन प्रेरण क्या है? उत्परिवर्तन प्रेरण कुछ भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा उपचार करने पर जीनों में उत्परिवर्तन होने को उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरण में सक्षम कारकों को उत्परिवर्तजन कहते हैं। इन कारकों के इस गुण को उत्परिवर्तनी गुण कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो है आपके 2-3 टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। आगे जो अपना टॉपिक आता है वो है भौतिक उत्परिवर्तजन। भौतिक उत्परिवर्तजन क्या होता है? भौतिक उत्परिवर्तजन विकिरण के द्वारा होता है, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें इत्यादि। नेक्स्ट आता है रासायनिक उत्परिवर्तजन। रासायनिक उत्परिवर्तजन अनेक रसायनों में उत्परिवर्तजनी गुण पाए जाते हैं। बहुत से उपयोग में लिए जा रहे कृषि रसायन जैसे कीटनाशक, कवक नाशक आदि भी उत्परिवर्तजन होते हैं। दोस्तों विभिन्न कृषि रसायन हैं जैसे कीटनाशक, कवक नाशक आदि उत्परिवर्तजनी होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो टॉपिक आता है वो है उत्परिवर्तजन प्रजनन, यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है। वो क्या होता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग है दोस्तों, वो आपको यहाँ से याद करनी है। जो मैं यहाँ से निशान लगवाने जा रहा हूँ आपको ओनली फॉर इतना ही याद करना है। इतने में आपका काम हल हो जाएगा। आपका जो मकसद है वो इतने में हल हो जाएगा कि किसी जीव में उत्परिवर्तजन प्रेरक को उत्परिवर्तजन कहते हैं। इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तजनों को पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तजन प्रजनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है जो हमारा वो है उत्परिवर्तजन प्रजनन की विधि। जो ये विधि है दोस्तों ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उत्परिवर्तजन की विधि है, प्रजनन की विधि है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि में ये अपने काम की नहीं है दोस्तों। 2022, 2023 और 24 में भी ये नहीं आएगी। 2022-23 में तो आई नहीं है और ये 2024 में भी नई एग्ज़ाम में आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुगुणिता। बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडिटी है वो क्या है, इसका जो परिचय है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दोस्तों बहुगुणिता होती है, इसका परिचय है किसी द्विगुणित प्रजाति का कोशिका में दैहिक गुणसूत्रों की 2 प्रजातियां होती है। दोस्तों किसी द्विगुणित प्रजाति होती है उसकी कोशिका में दैहिक गुणसूत्रों की 2 प्रजातियां होती है। इसे द्विगुणित अवस्था यानी कि 2n कहा जाता है। दोस्तों इसे 2n कहा जाता है, 2n कहा जाता है और इसे ब्रैकेट में नोट किया जाता है। दोस्तों ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे 2023 के एग्ज़ाम में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 2n कहते हैं। उसके बाद आता है द्विगुणित अवस्था। 2n की तुलना
में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा हो गई। फिर बहुगुणिता के प्रकार है दोस्तों, टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडिटी है, उसके प्रकार आपको याद कर लेने हैं। इसका असुगुणिता, सुगुणिता, ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। इनमें कोशिका के जो ये असुगुणिता है, इनमें कोशिका के द्विगुणित गुणसूत्रों की 2n संख्या में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है, जैसे 2n-1 या 2n+2, यानी कि गुणसूत्र या तो -1 कम हो सकता है या +2 यानी कि 1 बढ़ सकता है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद है सगुणिता। इसमें है दोस्तों द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे 2n, 3n, 4n, इसमें परिवर्तन हो जाता है, या तो 2n हो जाएगी या 3n हो जाएगी या 4n हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन होता रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, वो आता है असुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग। तो दोस्तों असुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग है दोस्तों, इसका यूज़ है वो क्या है। आनुवंशिक अध्ययनों में गुणसूत्रों का लगातार प्रयोग होता है, क्योंकि इनसे असामान्य विसंयोजन अनुपात प्राप्त होता है। प्राय असुगुणिता का प्रयोग पादप प्रजनन में निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। फर्स्ट है दोस्तों, न्यूनसूत्रियों के प्रयोग द्वारा प्रतिस्थापन में लाइनें बनाई जाती है, यानी कि दोस्तों न्यूनसूत्रियों के प्रयोग द्वारा प्रतिस्थापन लाइनें हैं वो इससे बनाई जाती है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है वो है दोस्तों प्रतिस्थापन लाइनों के माध्यम से एक प्रजाति की दूसरी जाति में प्रतिरोधिता है वो जीनों का हस्तांतरण किया जाता है। फिर एकाधिसूत्रियों का उपयोग विदेशी योग लाइनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें गुणसूत्रों का एक जाति से दूसरे जाति में स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों ये आपका थर्ड आता है। थर्ड है वो है असुगुणिता में मुख्यतः द्वियूनी सूत्रियों का उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट आता है वो है अगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। अगुणिता है उसका पादप प्रजनन में क्या उपयोग है। अगुणिता पौधों में, क्योंकि गुणसूत्रों का केवल एक ही समुच्चय होता है, अतः एक समुच्चय के द्विगुणन से पौधे उत्पन्न होते हैं। दोस्तों यहाँ पे द्विगुणन से पौधे उत्पन्न होते हैं जो सभी जीन्स के लिए समयुग्मज यानी कि होमोजाइगस होंगे, समयुग्मजी होंगे। ठीक है दोस्तों, समयुग्मजी यहाँ पे वो पौधे हैं वो हो गए। नेक्स्ट है चेन। दोस्तों चेन होता है सिलेक्शन, जो आप जानती है, पीछे भी मैंने उस क्लास में आपको चेन के बारे में बता दिया था। फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि चेन क्या होता है। चेन से लगभग एक क्वेश्चन आता है, वो भी 4 नंबर का, यहाँ से एक क्वेश्चन आता रहता है, या फिर 4 का नहीं तो आपको कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैंने कल की क्लास में आपको करा दिया वैसे तो, लेकिन आज फिर दोबारा इस क्लास में आपको करा देता हूँ। इसकी चेन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है। पूर्व स्थित जीन होते हैं वो समूह है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो, में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अगली पीढ़ी में उन्हीं की संतति को उगाने की विधि को चेन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको इतना यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला छोड़ देना। ओनली फॉर आपको याद करना है वो दोस्तों चेन की परिभाषा ही याद करनी है। ये वैसे इतना ही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी का पार्ट यहाँ से नीचे छोड़ देना आपको, ये वाला यहाँ से नीचे नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समूह चेन होता है। वो क्या होता है, किसी समष्टि में से एक समान उत्कृष्ट
लक्षणों वाले पौधों को अलग छांट कर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को समूह चयन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बीज होते हैं वो अलग अलग समष्टि के बीज है वो एक साथ मिला देते हैं, उसे समूह चयन कहा जाता है। समूह चयन के गुण क्या होते हैं? समूह चयन द्वारा विकसित किस्में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होती है। इसके द्वारा विकसित किस्मों में बहुत आनुवंशिक विविधता उपस्थित होती है, अतः इन किस्मों में पुनः चयन द्वारा सुधार किया जा सकता है। यह विधि सबसे सरल प्रजनन की विधि है। समूह चयन है वो यह सबसे सरल विधि है चयन की। इस विधि के उपयोग से शुद्ध वंशक्रम किस्मों का शुद्धिकरण किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे फसल की जो है उसे सुधारा जा सकता है, फसल में सुधार किया जा सकता है यहाँ से। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए क्लास को, और आज की क्लास कैसी लगी ये